व्यू 360 में। अफगान जंग की हकीकत से अमरीकी ओहदेदार मुंह मोड़ते रहे, वॉशिंगटन पोस्ट की खुसूसी रिपोर्ट का जायजा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुवाखजे के लिए इल्जामात की फहरिस्त तैयार। और कराची में आवारा कुत्तों को काबू करने की कोशिश। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम कहते हैं कि तालिबान के बजाय पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं तो अफगान जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाए। लेकिन अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ओहदेदारों को यही वाज़ेह नहीं कि अमरीका अफगानिस्तान में क्या हासिल करना चाहता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अफगानिस्तान पेपर्स, ये नाम है अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की 6 हिस्सों पर मुश्तमिल खुसूसी रिपोर्ट का, जिसके मुताबिक 18 साल से अमरीकी ओहदेदार अफगान जंग की मुश्किलात और नाकामियों के बारे में जानते हुए भी अवाम के सामने हकीकत के बरक्स बयान देते आ रहे हैं। अमरीकी महकमा दिफा ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है कि उसने अवाम को जानबूझकर गुमराह किया। वाशिंगटन पोस्ट इस पूरा हफ्ता अपनी रिपोर्ट के हिस्से शाया कर रहा है। इस पर तबसरे से पहले आइए देखते हैं कि अखबार अफगान जंग के बारे में इन हक़ाइक़ तक पहुँचा कैसे। तो अफगान जंग में अमरीकी वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल का जायजा लेने के लिए खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल का महकमा कायम है। 2014 से 16 के दरमियान इस महकमे ने 600 अमरीकी, अफगान और नेटो ओहदेदारों से इंटरव्यूज़ किए जो अफगान जंग से अच्छी तरह वाकिफ थे। इन इंटरव्यूज़ तक रसाई के लिए वाशिंगटन पोस्ट ने 3 साल की कानूनी जंग लड़ी और बिलाखिर 428 की तफसील हासिल करने में कामयाब हो गया। मैदान जंग की सूरत हाल पर पसे पर्दा तशवीश का इजहार करने वालों में अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के साबिक सरबराह जनरल डेविड पेट्रेयस, जनूबी एशिया के लिए अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड बाउचर और उसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए साबिक सफ़ीर रायन क्रॉकर समेत कई अहम शख्सियात शामिल हैं। तो इस वक्त हम चलेंगे नदीम याकूब की जानिब, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के कुछ अहम निकात के बारे में हमें बताएंगे। नदीम, हम देख रहे हैं कि अफगान जंग को 20 साल होने वाले हैं। 3 सुदूर इस जंग की क़यादत कर चुके हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा जानें गंवाई जा चुकी हैं और लगता यह है कि बहुत कुछ अंधेरे में रखा गया। सारा इस रिपोर्ट से ऐसे ही लगता है। इसमें जो सबसे अहम नुक्ता जो साबित करने की कोशिश की गई है वो ये है कि अमरीकी हुक्काम साल हर साल से जानबूझकर अफगान जंग के बारे में असल हक़ाइक़ छुपाते रहे हैं और अवाम को गुमराह करते रहे हैं। वो ये तासुर देते रहे हैं कि जंग कामयाब हो रही है, जबकि उन्हें खुद भी इल्म था कि ऐसा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक नाकामी की एक बुनियादी वजह अफगानिस्तान में अमरीकी मकासद के बारे में अबहाम है। शुरू में जंग का मकसद अल-कायदा को शिकस्त देना था, मगर बाद में मकासद बदलते रहे, जैसे वहाँ मरकज़ी हुकूमत और जमहूरियत कायम करना, रियासत के बुनियादी इदारों की तामीर, अफगान फ़ौज की तश्कील, लड़कियों की तालीम वगैरह। साबिक सदूर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा के अदवार में अफगानिस्तान में खिदमात सर अंजाम देने वाले आला जनरल डगलस लूट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें मालूम नहीं कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने इस रिपोर्ट के लिए साबिक वज़ीर दिफा डोनाल्ड रम्सफेल्ड के सैकड़ों ऐसे मेमोज भी हासिल किए हैं जो पहले शाया नहीं हुए और खुफिया थे। इनसे मालूम होता है कि खुद रम्सफेल्ड जंग के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला थे। सदर बुश, सदर ओबामा और सदर ट्रंप अफगानिस्तान के लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अपना चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई कमांडर्स इन पॉलिसियों के बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुछ के लिए ये वाज़ेह नहीं था कि अल-कायदा दुश्मन है या तालिबान, या ये कि पाकिस्तान दुश्मन है या इत्तेहादी। जब काबुल पर तालिबान के हमलों में शिद्दत आई तो वाइट हाउस और वजारत दिफा इन्हें तालिबान के अंदर मायूसी करार देते और तासुर दिया जाता कि अमरीका जंग जीत रहा है। अमरीका के आला ओहदेदार अफगान शहरियों की हलाकतों और तशद्दुद के वाक़यात को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहे हैं। अफगानिस्तान में करप्शन के मामला पर भी अमरीकी हुक्काम आंखें बंद रखने का भी जिक्र है। खुसूसन सदर हामिद करज़ई के दौर में ये इंकशाफ भी किया गया कि अमरीकी इदारा USAID अफगानिस्तान में हर रोज़ लाखों डॉलर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रहा था जिनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। करप्शन की वजह से अफगान अवाम का अपनी हुकूमत में एतमाद कम हुआ। इसके अलावा अमरीका अफीम की काश्त और मनशियात के कारोबार पर काबू पाने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। तो जो ओवरऑल तस्वीर उभरती वो ये है कि ना तो 20 सालों में अमरीका अफगानिस्तान में अपने मकासद वाज़े कर सका, ना हिकमत अमली में मुनासिब तब्दीलियाँ लाई गई
और फिर ना ही कामयाबी को मापने का कोई ठोस पैमाना भी मुकर्रर किया जा सका। नदीम याकूब हमें रिपोर्ट की तफसीलात दे रहे थे। थैंक यू नदीम। अगर अमरीकी अहदेदार अफगानिस्तान में नाकामियों का इल्म रखते थे तो क्यों गलतियों से कुछ नहीं सीखा गया और अब मुस्तकबिल कैसा होगा, इस बारे में हम बात करेंगे हमारी आज की मेहमान से, साबिक अमरीकी सफारतकार रॉबिन रेफल, जो माजी में तालिबान के साथ बातचीत की कोशिशों का हिस्सा भी रह चुकी हैं। एम्बेसडर रेफल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू सरप्राइज्ड बाय दीज रेवलेशंस? I didn't know that this exact report was coming, but nothing in the report was either new or frankly surprising to me. All right, so Ambassador रेफल कहते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर जो भी बातें कही गई हैं वो उनके लिए नई नहीं थी. So if nothing was surprising for you in terms of the content, why do you think this kept happening for roughly 20 years, that behind closed doors they're expressing exasperation, lack of knowledge, and in front of the public they're putting a brave, not only a brave face, but as the report says, a false face? Well, I think we have to remember that in a wartime situation, frankly, this happens all the time. Very much so in Vietnam. A lot of people don't like that analogy, but it's very much the same. It's a situation of the triumph of hope over reality. The United States got into this situation and didn't know how to get out without looking like they were defeated, or that the military hadn't done its job, which is not fair. I have to say, one of the implications of the report that I think is misleading is that this was one big lie. The problem was we never had a strategy that was going to achieve the goals that we implicitly set out. And commander after commander, civilian after civilian leader went in there and tried their best, but it was an impossible task. All right. And that's very difficult to admit. All right. So एम्बेसडर रेफल कहती हैं कि जो कुछ हुआ, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है, वो एक तो नया नहीं है, जंग में ऐसे ही होता है। उन्होंने कहा कि वियतनाम में भी इसी तरह से हुआ कि हकीकत पर उम्मीद को फौकियत दे दी जाती है, और हमें ये दिखाना नहीं है कोई भी चाहता कि फ़ौज या जो मुल्क है वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हुआ। और वो कहती है लेकिन ये तासुर देना दुरुस्त नहीं है कि ये सब कुछ ही जो 20 साल में होता रहा ये एक बहुत बड़ा झूठ है, और उसकी वजह यह है कि हकीकत के मुताबिक जो हिकमत अमली थी वो नहीं तब्दील की, और हिकमत अमली ऐसी कोई मौजूद ही नहीं थी जो गोल्स को अचीव कर सकती। हर कोई, चाहे वो सिविलियन लीडर था, चाहे वो मिलिट्री लीडर था, वो गया, उसने अपनी तरफ से कोशिश तो की, लेकिन मकासद ही जो थे वो बहुत मुश्किल थे और उनको हासिल करने के लिए हिकमत अमली नहीं थी। सो एट दिस पॉइंट, is it fair to blame Pakistan? Just at the top of the show we said that Lindsey Graham has again said that it's Pakistan that should be negotiated with. Knowing what we know now, is it fair to blame Pakistan? Certainly not. Certainly not. I think Americans have struggled all along to appreciate the complexity of the situation in Pakistan. It is true that there is a safe haven there, and everybody says that. What nobody talks about is actually what do you do to end a safe haven? Under what conditions? How? There's a long history there. So, no, I don't think that's fair at all, and I think it's important to recognize that since Ambassador Khalilzad has been negotiating with the Taliban and working so hard on this, that he's had support from Pakistan, and he has acknowledged that support. All right. So Ambassador रेफल कहते हैं कि पाकिस्तान पे इस इल्ज़ाम को आयद करना दुरुस्त नहीं है कि अफगानिस्तान की जो मुश्किलात हैं उनकी वजह पाकिस्तान है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने मौजूद हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि क्यों मौजूद है और किन हालात में उन्हें वहाँ से ख़त्म किया जा सकता है। तो पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं होगा। एट दिस पॉइंट, हु शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट वी नाउ नो? I don't think it's an issue of holding someone accountable. As I say, this kind of thing, and I called it the triumph of hope over reality, happens often in wartime. And what we really need to do now is recognize what's in that series of reports and accept that we never had a strategy, and the reason we never had a strategy that would work was that we were trying to accomplish something that we couldn't do in a short period of time, turn Afghanistan into a modern democracy and fight an indigenous insurgency, effectively taking sides in a civil war. That never really works. If we can accept that now and move on and accelerate the process of negotiation and
move forward so we can get the Afghans together around the table to finally sort out their political future. That's what we need to focus on now. All right, so Ambassador Rifle कहती हैं कि किसी एक शख्स को जवाबदेह ठहराना जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन ज़रूरी यह है कि इन रिपोर्ट्स की जो सीरीज़ आ रही है उसमें जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं उनको तस्लीम किया जाए, ये बात तस्लीम की जाए कि अफ़गानिस्तान के लिए जो गोल्स रखे भी गए कि उसको एक जमहूरी मुल्क बनाया जाए, वो ऐसा गोल नहीं है जो अमेरिका अचीव कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि इस वक्त ये ज़रूरी है कि अब जब एम्बेसडर खलीलज़ाद मुज़ाकरात के लिए वहाँ पे मौजूद हैं तो मुज़ाकरात में अफ़गान हुकूमत को और तालिबान को एक सफ़े पे लाने की कोशिश की जाए और अब बात को आगे बढ़ाने की और इसको एक कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये तस्लीम करना होगा कि मकासद जो थे वो वाज़े नहीं थे, वो ऐसे थे ही नहीं जिनको अचीव किया जा सके। Lastly, Ambassador Rifle, I want to ask you quickly, since you mentioned Ambassador Khalilzad and the talks, what do you think will happen to these talks, given that Taliban have already been always, in fact, claiming success? How would this impact America's position in the negotiations? I don't think it changes America's actual position. What I'm hoping, as I say, is that it will... no, I don't think it changes the reality on the ground. You know, in propaganda terms, it perhaps helps the Taliban say, you know, we were right all along, but that doesn't change the reality on the ground. They still need to go to the negotiating table. The government, other political actors, a representative group of people needs to get around the table sooner rather than later. And I hope this will spur this process forward at a more rapid rate. Alright, so Ambassador Rifle कहती हैं कि जहाँ तक तालिबान की बात है वो इस रिपोर्ट को अपने प्रोपेगेंडा के लिए तो ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस हकीकत से वो भी इनकार नहीं कर सकते कि मुज़ाकरात की उनको भी अब ज़रूरत है और उन्हें और दीगर जो धड़े हैं अफ़गानिस्तान के उन सबको एक मेज़ पर आना होगा और इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना होगा। और उनको उम्मीद यह है कि अब जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उनकी रोशनी में ये अमल मज़ीद तेज़ हो जाएगा। Ambassador Robin Rifle, thank you very much. We really appreciate your time and your insight. You're most welcome. और अफगान जंग से मुताल्लिक वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में होने वाले इंकशाफात की तफसील और इन पर मुख्तलिफ हल्कों का रद्द-ए-अमल जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा हमारी तमाम तर कॉन्टेंट आपको facebook.com/voa urdu के पेज पर भी मिलेगी। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से बरतरफ करने की कोशिश में एक अहम कदम उठाते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ ने सदर पर ताकत के गलत इस्तेमाल और कांग्रेस की राह में रुकावट खड़ी करने का इल्ज़ाम आयद किया है। सदर ट्रंप अमेरिका की तकरीबन 250 साल तारीख में मुबाख़से का सामना करने वाले चौथे सदर हैं। तफसीलात के लिए हम चलेंगे इरम अब्बासी की जानिब जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। इरम, सबसे पहले तो यही बताइए कि सदर पर जो इल्ज़ामात अब आयद किए हैं डेमोक्रेट्स ने, उनके लिए दलील क्या दी है? जी बिल्कुल, डेमोक्रेट्स की जो अक्सरियत की जुडिशरी कमेटी है उसने कल जो है 2 इल्ज़ामात सदर ट्रंप पे लगाए हैं इम्पीचमेंट के सिलसिले में, जिसमें पहला ये है कि उन्होंने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया और दूसरा एलिगेशन ये लगाया गया है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ कांग्रेस को से बालातर होकर उन्होंने फैसले लिए। ये इल्ज़ामात उन्हें उस कॉल की रोशनी में लगाए गए जो जून में कहा जाता है कि उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को की और उनको माली इमदाद, फौजी माली इमदाद रूस के खिलाफ लड़ने के लिए इसलिए रोकी ताकि वो फेवर हासिल कर सकें जो उनके हरीफ है, सियासी हरीफ जो बाइडेन, जो 2020 में मुमकिना तौर पर उनके खिलाफ खड़े होंगे। उनकी तहक़ीक़ात और उनकी बेटी की तहक़ीक़ात के लिए उन्होंने फेवर लेने के लिए उन पर इल्ज़ाम है कि वो टेलीफोन कॉल की जिसके सिलसिले में उन पर इम्पीचमेंट का ये सिलसिला चल रहा है। और अब आगे ये होगा कि जुडिशरी कमेटी जहाँ पर डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है वो वोट करेंगे कि क्या इसको लोअर हाउस में भेजा जाए या नहीं। लोअर हाउस में अगर वो चला जाता है तो लोअर हाउस में भी डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, तो मुमकिना तौर पर यही समझा जा रहा है कि वहां पर भी वोटिंग होगी कि इस पर सदर ट्रंप पर इम्पीचमेंट के सिलसिले में सेनेट में ट्रायल चलाया जाए। लेकिन सेनेट में जैसा कि हम जानते हैं कि रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है, तो अब ये देखना बाकी है कि इम्पीचमेंट का सिलसिला जब अगर सेनेट तक पहुंचता है तो ये ट्रायल किस रुख मुड़ता है। तो ये भी बताती जाइए कि सदर और उनके हामी अब क्या कह रहे हैं, अब जो इल्ज़ामात सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि सदर ट्रंप हमेशा से इसको विश हंट कहते रहे हैं और उनका ये भी कहना था, एक ट्वीट के जरिए उन्होंने ये कहा कि जल्द अज जल्द ट्रायल शुरू किया जाए सेनेट में। यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि सदर ट्रंप वो वाहिद सदर हैं जिन्होंने इम्पीचमेंट के सिलसिले में अपने डिफेंस लॉयर्स जो हैं वो हेयरिंग में नहीं भेजे थे, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो सेनेट में जाकर अपना दिफा करेंगे। सेनेट में जैसा कि मैंने बताया कि रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है, व्हाइट हाउस ने कल भी यही कहा है कि वो सेनेट में हियरिंग का ट्रायल का इंतजार करेंगे। ऑलराइट, इरम अब्बासी हमारे साथ ही कैपिटल हिल से जहां सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। थैंक यू वेरी मच इरम।
تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جسے انسان کا دوست مانا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد انسانی جان کے لیے ایک خطرہ بن گئی ہے۔ ملک میں اس سال کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا، جبکہ ریبیز کے باعث کم از کم 12 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ صورتحال ایسی کیوں ہے اور اس میں بہتری لانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، یہ بتا رہے ہیں آج کراچی سے محمد ثاقب۔ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے ڈینیل اسٹیورٹ کراچی کے شہریوں کو کتے کے کاٹنے سے بچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ڈینیل عالمی ادارہ صحت کے تربیتی افسر کے طور پر پاکستان میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کتوں کے کاٹنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر اس کی وجہ انسانوں کا منفی رویہ ہوتا ہے۔ اکثر غلطی کتے کی نہیں ہوتی بلکہ انسان کے ایک جانور کو سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میرے خیال میں لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں اس سال کتے کے کاٹنے کے 1.5 لاکھ سے زائد واقعات ہو چکے ہیں۔ صرف سندھ میں 90,000 سے زائد ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اکثر ایسے حادثات کا شکار بچے ہوتے ہیں۔ کتے کے کاٹنے سے کچھ اموات بھی واقع ہو چکی ہیں۔ آوارہ کتوں کی تعداد بڑھتی چلے جا رہی ہے کیونکہ ان کی بڑھنے کی کسی نے کوئی ان کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی کسی نے کوشش کی نہیں۔ اگر ہم یہ اب سے 2, 4, 5 سال پہلے اگر ہم نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہوتا تو آج یہ دن ہم نہیں دیکھتے کہ آوارہ کتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اگرچہ ضروری نہیں کہ کتے کے کاٹنے سے ریبیز کا مرض لاحق ہو، تاہم پاکستان میں ریبیز سے اموات بڑھنے کی ایک وجہ اس سے بچاؤ کی ویکسین کی کمی بھی ہے، جسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے تو ہم نے WHO کے ساتھ تعلقات کیے، کنیکٹ کیا، اور انہوں نے ہمیں بہت ہی حوصلہ افزائی کی۔ 50,000 ڈوزز اینیمل ویکسین ہمیں بھیجا اور ایک ٹرینر ساؤتھ امریکہ سے بھیجا جس نے ہمارے وہاں پہ مقامی لڑکوں کو ٹریننگ دی۔ دوسری طرف ان کی نسبندی کرنے کے لیے ہم نے کنٹینر حاصل کیا جو اندر آپریشن تھیٹر بنا ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کو مارنا مسئلے کا حل نہیں۔ By killing the dogs, you're basically creating a void. کتوں کو مارنے سے بس ایک خلا پیدا ہوتا ہے جسے دوسرے کتے پر کر سکتے ہیں۔ کتوں کی آبادی بڑھنے سے روکنے کے لیے انہیں بانجھ کرنا ہوگا۔ سڑکیں صاف رکھیں، کتے قدرتی طور پر کم ہو جائیں گے۔ ان کی افزائش نسل روکیں تاکہ نئے کتے پیدا نہ ہوں۔ نجی شعبے کے تحت چلائے جانے والے ریبیز فری پروگرام کے تحت کراچی میں اب تک 21,000 کتوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، جبکہ 2,500 کتوں کی نسبندی بھی کی جا چکی ہے۔ شہر کے کئی علاقوں میں پروگرام کی کامیابی کے بعد اسے ملک بھر میں پھیلایا جا رہا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔ اور اب چلتے ہیں صوبہ بلوچستان، جہاں جوب میں ایک ایسا مقام ہے جسے پریوں کا ٹیلہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ آثار قدیمہ موجود ہیں، لیکن نوادرات کی چوری کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ حکومت اب اس علاقے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پریوں کے اس ٹیلے کی حقیقت کے بارے میں مزید جانتے ہیں مرتضی ظاہری سے۔ صوبہ بلوچستان کے علاقے جوب میں واقع قلعہ اپوزئی میں مٹی کے ایک ٹیلے کو پریان و غنئی یعنی پریوں کا ٹیلہ مانا جاتا ہے۔ مقامی روایتوں کے مطابق یہاں پریوں اور بھوتوں کا بسیرا ہے، جس کے باعث بہت سے لوگ یہاں آنے سے گھبراتے ہیں، لیکن مقامی رہائشی ابراہیم خان مندوخیل کو یہاں کانسی کے دور کے آثار قدیمہ ملے ہیں۔ یہاں جو ہے اس سائڈ پہ ندی کے کنارے یہ جو ہے کوچوں کا رستہ تھا، یہاں لگڑ بگڑ ہوتی تھی، وہ لوگوں کو ڈراتے تھے، یہ پریان گنڈی کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ ابراہیم کے مطابق انہیں اب تک یہاں سے قدیم مٹکے، سکے، انسانی ڈھانچے اور زیورات مل چکے ہیں جو انہوں نے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیے۔ جب ہم یہاں کھدائی کر رہے تھے، یہ مٹی لے جا رہے تھے، میں نے کافی جو ہے وہ چیزیں نکالی ہیں۔ ابھی اس میں جو ہے یہ ایسے سخت بنائے تھے، یہ باغ نالی والی بیل نہیں ہے جس کے بڑے بڑے چنگو تھے، یہ بہت تھے، یہ تازی کتے بہت تھے، یہ لڑکیوں کی تصویر، یہ سٹیمپ۔ مقامی آبادی کے مطابق بعض لوگ یہ قیمتی نوادرات نکال کر فروخت کر رہے ہیں، جس سے آثار قدیمہ کے اس سائٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، مگر بلوچستان میں انتظامیہ اس سے بے خبر ہے۔
दूसरी जानिब बलूचिस्तान में निज़ामात आर्कियालॉजी के डिप्टी डायरेक्टर जमील बलोच के मुताबिक सूबे में 5 किलोमीटर पर आसार कदीमा मौजूद हैं, जिनकी हिफाजत के लिए हुकूमत इकदामात कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इस दफ़ा पीरानो गुंडी साइट स्पेशली उसको एज अ प्रोटेक्टेड हेरिटेज का केस अप्रूव्ड किया हुआ है और विदिन जो है 1 या 2 हफ्ते के अंदर वो नोटिफाइड होगा एज अ प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट, जिसकी प्रॉपर हम मेंटेनेंस उसके साइट फेंसिंग करेंगे, वहाँ पे चौकीदार रखेंगे और प्रॉपर तरीके से वो साइट को प्रमोट करके साइट म्यूजियम बनाएंगे। शुमाली बलूचिस्तान के वादी जोब को अफगान नस्ल का गहवारा माना जाता है। कदीम होने की वजह से इस इलाके में 35 मकामात पर पुरानी तहजीबों के आसार मिले हैं, जिन्हें महफूज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से इकदामात का इंतजार है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, जोब, बलूचिस्तान। और आखिर में चलते हैं खला में, जहाँ इंसान को भेजने से न सिर्फ कायनात के राजों से पर्दा उठता है, बल्कि इंसानों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए सेहत और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक बहुत सी अहम तहकीक भी होती है। इसी सिलसिले में 5 दिसंबर को जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा कुछ चूहों को खला में रवाना किया गया, जिनका वजन आम चूहों से दुगना है, और इन पर तहकीक से देखा जाएगा कि बुजुर्ग अफराद में पट्ठों की खराबी और उनकी बीमारियों के इलाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमीन के मदार से बाहर ताबकारी और कशिश शकल की कम होने के बायस खलाबाजों में बुढ़ापे के असरात जल्द जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। खलाए सफर में सबसे अहम फैक्टर बेवजनी या जीरो ग्रेविटी है, जिससे जिस्म के हर निजाम में तब्दीली आती है। इस सूरत हाल का बेहतर अंदाजा करने और इन तब्दीलियों से निमटने के लिए साइंसदानों ने लेबोरेटरी में तैयार किए गए सुपर चूहों को आलमी खलाई स्टेशन या ISS के लिए लॉन्च किया है। ये ताकतवर चूहों की एक ऐसी किस्म है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए लैब में तैयार किए हैं, और ये बिल्कुल आम चूहों जैसे हैं, सिवाय ये कि इनमें मायोस्टैटिन बनाने वाले जीन मौजूद नहीं। प्रोफेसर सी जिनली ने सन 1990 की दहाई में चूहों में इस जीन में तरमीम के काम का आगाज किया। मायोस्टैटिन खून में शामिल उस प्रोटीन को कहते हैं जो कि आमतौर पर मसल्स की नशोनुमा को कंट्रोल करती है। इन चूहों में दूसरे चूहों के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा मसल्स मौजूद हैं। साइंसदान जायजा लेंगे कि आया जेनेटिक इंजीनियरिंग खलाई सफर से पैदा होने वाली तब्दीलियों का मुकाबला कर सकती है। हमने हड्डियों और पट्ठों में कुछ तब्दीली देखी है, क्योंकि मामूल की कशिश शकल न होने के बायस इनका इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा ये ताकत खोने लगते हैं। यही वजह है कि हमें ज्यादा वर्जिश करनी पड़ती है और तब हमें इससे भी खतरनाक और फिक्र अंगेज तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आंख और दिमाग के आसाब में होने वाली तब्दीलियाँ। खलाबाज वेट ट्रेनिंग के जरिए पट्ठों और हड्डियों में होने वाली कमी का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन खला में उन्हें ज्यादा खतरात का सामना हो सकता है। जमीन के निचले मदार में हम अर्जी मकनातीसियत के बिल्कुल नीचे होते हैं, जो हमें इन शुआओं से महफूज रखती है, जो मजीद गहराई में 3 गुना बढ़ जाती हैं। और ऐसे में जब खलाबाज मरीख या खला में मजीद आगे जाने का सोच रहे हैं, इन शुआओं के असरात का खदशा भी बढ़ गया है। प्रोफेसर ली को उम्मीद है कि उनके ये ताकतवर चूहे न सिर्फ तवील अरसे तक खला में रहने से होने वाले नुकसानात से बचाव का कोई हल पेश करेंगे, बल्कि मुअम्मर अफराद में पट्ठों के घटाव और कमी का सद्देबाब भी कर सकेंगे। अर्श अरबसादी के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक और आइडियाज का हमें इंतजार रहेगा। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA। आपको तमाम तर खबरें हमारी वहाँ भी मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए, और हम आपकी ली हुई तस्वीर भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं। तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान की एक अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए #UrduVOA के साथ। सारा ज़मान को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।